ट्वेल्थ का बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे 28, क्योंकि हमारा 34 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 28 चैप्टर का नाम है हमारा मानव जनन तंत्र। ठीक है। अब जनन तंत्र क्या होता है? जनन तंत्र जो है ऐसा तंत्र है जो जनन अंगों से मिलकर बना होता है, यानी वे अंग जो नई संतति को जन्म देने में सहायक होते हैं वो जनन अंग होते हैं। तो जनन अंग से मिलकर क्या होता है, क्या बनता है? जनन तंत्र बनता है। अब जो मनुष्य होते हैं उनमें लैंगिक क्या पाई जाती है? द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता का मतलब दो रूप पाए जाते हैं, एक स्त्री होता है और एक क्या होता है? नर होता है। तो नरों में जो जनन तंत्र पाया जाएगा वो मानव नर जनन तंत्र कहलाएगा, और स्त्रियों में जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मादा जनन तंत्र कहलाएगा। आगे बात समझ में, तो दो तंत्रों से मिलकर क्या होता है? निर्माण होता है। तो अभी हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मानव जनन नर जनन तंत्र। तो मानव नर जनन तंत्र को बेटा तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक, फिर दूसरा भाग बनता है सहायक अंग से, और फिर बनता है सहायक ग्रंथियों से। तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर कर हम क्या करते हैं? मानव नर जनन तंत्र को पढ़ते हैं। अब प्राथमिक जो अंग होते हैं उसमें वृषण और वृषण कोश को पढ़ा जाता है। कई बार सहायक अंग में भी रखा रहता है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग इसको किस में दिया हुआ है? वृषण कोश को प्राथमिक अंग में दिया हुआ है, क्योंकि वृषण को स्टैब्लिश करने का काम ही किसका है? वृषण कोश का है, इसलिए। फिर उसके बाद आता है सहायक। सहायक अंग को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक तो आ गया सहायक नलिका, जो कि नलिका रूपी संरचना है, नली के समान संरचनाएं आती है, जिसमें उसमें पहला है अधिवृषण, दूसरा आएगी शुक्र वाहिनी, ठीक है, तीसरा आएगा स्खलन नलिका, चौथा आएगा मूत्रजनन नलिका, और चौथा इसी में सहायक अंग में दूसरा हमारा है मैथुन अंग, जिसे कहा जाता है नर का, और वो है शिश्न। ठीक है। उसके बाद सहायक ग्रंथियां शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक और होती है काउपर्स ग्रंथि। लिख देती हूं मैं, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है। तो ये ग्रंथियां जो होती हैं वो पाई जाती है। तो अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो हम पूरा पढ़ेंगे प्राथमिक जनन अंग को, यानी वृषण को और वृषण कोश को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रिलेटेड भी है। देखो, मानव नर तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राथमिक अंग जो है वो देखेंगे। पहला हम देखेंगे वृषण कोश की जो परतें होती है वो, और दूसरा हम देखेंगे वृषण, है ना। इन दोनों के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वृषण कोश होता है वो क्या चीज होती है। तो वृषण जो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर तो क्या होता है? मोटा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर लंबा, लंबा और मोटा। ठीक है। और अगर आप लोग देखते हो 10th के अंदर आपने नर जनन तंत्र पढ़ा है, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि उदर गुहा के बाहर जो है इस तरीके से जो वृषण होता है स्थित होता है। ठीक है। ये शिश्न होता है, जो नर मैथुन अंग होता है, जहां से जो नर होता है वो क्या करता है? मूत्र को और शुक्राणुओं को बाहर निकालता है। 10th में हम लोगों ने उसका बेसिक पढ़ रखा है। ठीक है। तो मानव में जो वृषण होता है वो उदर गुहा, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारी उदर गुहा होती है। तो इस उदर गुहा के नीचे की ओर, बाहर की ओर क्या होता है? वृषण जो होते हैं स्थित होते हैं, और एक थैले के समान संरचना में स्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। अब वृषण जो होता है वो नरों में प्राथमिक अंग होता है। क्यों होता है प्राथमिक अंग? क्योंकि इसके द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण किया जाता है और हार्मोन बनाया जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है नरों में द्वितीय लिंगिक लक्षण, यानी इस जो एडम एप्पल है उसका बाहर आना, ये जो कंधे होते हैं उसका चौड़ा होना, है ना, छाती पर बाल आना, जननांगों में बाल आना, आवाज का भारी होना, मसल्स का बनना। तो यौवनारंभ के समय जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं नरों में, और वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जिसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। और शुक्राणु का निर्माण भी कहाँ होता है? वृषण में। इसीलिए वृषण को क्या कहा जाता है? प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है नर का। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वृषण जो होते हैं
वो उदर गुहा यानी इस वाले पोर्शन के जो है बाहर की ओर है ना, थैले के समान संरचना में होते हैं, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। तो ये वृषण है, ठीक है। ये पूरा आपको जो ये यहाँ से ये बनाया गया है, ये पूरा क्या है, वृषण है, ठीक है। ये वृषण हो गया। अब जो कि नर का प्राथमिक अंग है, ये एक थैले की समान संरचना में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। तो वृषण कोश जो होता है उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा क्या है कि इसके अंदर ये वृषण है, वृषण कोश की जो लेयर्स हैं, मतलब किन परतों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, वो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ, है ना। तो देखो, सबसे पहली पहली जो लेयर आती है वो आती है आंतरिक शुक्राणु प्रवारणी, ठीक है। ये सबसे पहले ये वृषण के पास होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है वृषणोत्कर्ष पेशी, रेखीय पेशी, जो कि रेखीय पेशी है एक, है ना, वृषणोत्कर्ष पेशी, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण जो है रेखीय पेशियों से मिलकर हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर वापस आ गई कौन सी, बाह्य शुक्राणु प्रवारणी, ये लेयर उपस्थित होती है सबसे अंदर की तरफ, ये वृषण, वृषण के बाहर जस्ट आंतरिक शुक्राणु प्रवारणी। फिर रेखीय पेशी से बनी जो परत होती है मोटी, वो होती है वृषणोत्कर्ष पेशी, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट इसके बाहर आएगी बाह्य शुक्राणु प्रवारणी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है डार्टोस पेशी, जो कि किसकी बनी होती है, अरेखित पेशियों की बनी हुई होती है। तो ये होती है, और उसके बाहर आती है त्वचा, ठीक है। त्वचा एकदम पतली होती है, रोम युक्त होती है, इस तरह से बाल इसके ऊपर क्या होते हैं, हल्के हल्के पाए जाते हैं। तो ये सारी लेयर्स, यानी ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी मिलकर किसका निर्माण करती है, वृषण कोश का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसके अंदर क्या होता है, वृषण पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वृषण कोश है, उसके अंदर एक जो नाल के समान संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है, इसे वृषण नाल कहा जाता है। वृषण नाल में क्या पाया जाता है, वृषण रज्जु पाया जाता है, और इस रज्जु का निर्माण होता है धमनी, शिरा और तंत्रिका द्वारा। यानी यहाँ धमनी, शिरा और तंत्रिका जो है उदर गुहा से वृषण के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, रज्जु के रूप में। और ये जो पाइप जैसी संरचना जिसमें रज्जु पाया जाता है, उसे वृषण नाल कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो ये होता है हमारा वृषण कोश, ठीक है। अब वृषण कोश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वृषणोत्कर्ष पेशी यानी क्रीमिस्टर पेशी, और दूसरी है डार्टोस पेशी। इनका काम जनरली पूछ लिया जाता है। तो जो डार्टोस पेशी है और वृषणोत्कर्ष पेशी है यानी क्रिमिस्टर जो पेशियां हैं, उनका काम क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों वृषण जो है वो मानव शरीर के बाहर स्थित है, शरीर के अंदर क्यों नहीं है, यहाँ पे बॉडी में यहाँ क्यों नहीं है, बाहर क्यों स्थित है, दोनों टांगों के बीच में। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि हमारा ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री के लगभग होता है ना, 37-36 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो पाया जाता है। जबकि वृषण कोश का टेम्परेचर जो होता है वो 33 से लगाकर 35 डिग्री टेम्परेचर होता है। यानी शुक्राणु जो निर्माण के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है, तापमान जो चाहिए होता है, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री या 3 डिग्री क्या होता है, कम चाहिए होता है। अगर 37 डिग्री टेम्परेचर होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। आ गई बात समझ में। और शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, ठीक है। अगर वृषण बॉडी के अंदर हुए तो टेम्परेचर होगा 37 डिग्री, तो टेम्परेचर पे शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है, यानी 33 से 35 डिग्री के बीच में होता है। तो यहाँ पर शुक्राणु क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि जो नर होते हैं उनमें जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं ना, न कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये दोनों जो आपको देख रही है वृषणोत्कर्ष पेशी और ये डार्टोस पेशी है, इनका काम क्या है। तो वृषणोत्कर्ष पेशी और डार्टोस पेशियां जो होती है बेटा, वो क्या करती है, जैसे जब सर्दियां होती है तो सर्दी होते ही बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है अराउंड 25-27 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो वैसी कंडीशन में क्या होती है, ये जो पेशियां होती है डार्टोस पेशी और वृषणोत्कर्ष पेशी, ये दोनों ही क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है।
ठीक है, दोनों ही सिकुड़ने की वजह से, अगर ये सिकुड़ी है तो ये वृषण किसकी है, जैसे यहाँ पर ये वृषण कोश है, ठीक है, और डार्टोस्पेशी सिकुड़ गई तो ये जो वृषण होता है, ये जो वृषण कोश होता है, ये चिपक जाता है मनुष्य की उदर गुहा के, क्या होता है, बॉडी जो होती है उसके चिपक जाता है बिल्कुल, जिससे टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पर मेंटेन रहता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ लेकिन अंदर का टेम्परेचर तो क्या है, अंदर का टेम्परेचर तो वैसा का वैसा ही 37 डिग्री टेम्परेचर, नहीं भी होता तो हम क्या कर लेते हैं, कंबल वंबल ओढ़ के अपने आप को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो इसी वजह से सर्दियों के समय ये पेशियां सिकुड़ जाती है, और इनके पेशियों के सिकुड़ने की वजह से वृषण जो है वो क्या करता है, भित्ति से, जो उदर गुहा की भित्ति होती है, मानव शरीर होता है, उससे क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे वृषण कोश का टेम्परेचर जो है वो फिर से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना, जैसे शुक्राणु निर्माण क्या हो सके। और जैसे ही गर्मियां आती है तो ये डार्टोस्पेशी और वृषणोत्कर्ष यानी क्रीमेस्टर जो पेशियां हैं वो फिर से रिलैक्स हो जाती है, ताकि ये फिर से नॉर्मल अवस्था आ जाए। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वृषण की संरचना, ठीक है। तो वृषण की जो अनुप्रस्थ काट है उसका अगर हम लोग अध्ययन करते हैं बेटा, वृषण की संरचना जो है हम लोग देखते हैं, तो इसके अंदर वृषण कोश, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे वृषण की जो है संरचना। वृषण जो होता है वो प्राथमिक अंग होता है नरों का। अनुप्रस्थ काट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है।